नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का आपके अपने चैनल माई पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और हम लोग अपनी अग्नि परीक्षा सीरीज के आज अगले चरण में हैं और आज इस अग्नि परीक्षा के इंजेक्शन का ये छठा दिन है और हम लोग फिर 10 सवाल लेके हाजिर हैं। रात के 10 बज चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों ने खाना पीना खा लिया होगा और सोने के पहले ये 10 सवाल पूरी रात आपके दिमाग में रहे, इसके लिए हम फिर लेके आए हैं वो 10 सवाल जो आज फिर आपको ढेर सारी परेशानियों में डाल सकते हैं। इसलिए बिल्कुल धैर्य बना के तैयार हो जाइए और इस सीरीज के उन 10 सवालों का मजा लीजिए। देखिए कितने पानी में हैं आप, कितना दम है आपके नॉलेज में और कितना अब तक आपने पढ़ा है। आज का सवाल कोई विशेष खास टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। कुछ बच्चों की इच्छा थी कि सर कभी कभी मिसलेनियस, तो इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो है आपके विगत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और कुछ मिसलेनियस पैटर्न है। तो स्टार्ट किया जाए सेशन को। बिल्कुल तैयार हैं सब लोग एकदम? तो चलिए लीजिए इस सीरीज का पहला इंजेक्शन ये रहा कि भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प हैं, असम, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल। द ओल्डेस्ट कैथेड्रल सेंट थॉमस चर्च इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कौन से राज्य में आपका सबसे पुराना गिरजाघर है? तो मैं इसका पहले तो सबसे पहले पूरा नाम बताना चाहता हूं। इसका नाम है सेंट थॉमस सावरो। इसके साथ आप सावरो शब्द जोड़ दें तो ये सेंट थॉमस सावरो चर्च है और ये बनाया गया था 52 ईस्वी में। कब? 52 ईस्वी में बना है। मतलब आज के लगभग कितने साल पहले? लगभग 2000 में आप 30 साल घटा दीजिए तो 1970 साल पहले ये बना है। और इस चर्च को बनाया गया है केरल में। कहां पर? केरल में बनाया गया है। केरल का जिला जिसका नाम है थ्रिशूर। केरल के कहां पर? थ्रिशूर जिले में बनाया गया है। तो ये केरल के थ्रिशूर जिले में है। तो चेक करिए कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही निकला। काफी टफ सवाल था ये आपके लिए, बिल्कुल मत घबराइए, अगला और टफ होने वाला है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो भाई हर साल पुरी की रथ यात्रा होती है। तो बेसिकली पुरी है कहां? पुरी है आपके उड़ीसा राज्य में और उड़ीसा राज्य में हर वर्ष आषाढ़ माह में। कब? आषाढ़ जो है ये हिंदी का महीना कहलाता है। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष में। कब? शुक्ल पक्ष में द्वितीया को, मतलब शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन ये यात्रा निकलती है। इस साल भी निकली थी और इस साल सन 2019 में यह यात्रा निकाली गई है 4 जुलाई को। कब निकली है? 4 जुलाई को निकली है और यह यात्रा उड़ीसा में निकलती है। बेसिकली इस मंदिर के देवता जो भगवान जगन्नाथ हैं वो इस यात्रा में अपनी मौसी के घर जाते हैं। इसीलिए दुनिया की प्रसिद्ध रथ यात्राओं में यह सबसे ज्यादा फेमस है जो उड़ीसा पुरी में निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा भगवान जगन्नाथ। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक करिए कितने लोग कितने पानी में हैं। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो कामाख्या ये देवी दुर्गा का एक अवतार है, दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं। तो ये देवी मंदिर है। कैसा मंदिर है? देवी का मंदिर है। तो यह मंदिर किस राज्य में है? इस मंदिर की कुछ खासियत बता देते हैं कि यह मंदिर आपके नीलांचल पर्वत पर है। तो यह देवी मंदिर किस पर्वत पर है? नीलांचल पर्वत पर है। तो यह नीलांचल पर्वत किस राज्य में है? यह नीलांचल पर्वत हिमालय पर्वत का ही एक हिस्सा है, यह भी याद रखिए। तो इन चारों राज्यों में हिमालय का विस्तार कहां पर है? नालंदा, बिहार। मुझे तो नहीं लगता कि बिहार तक हिमालय का विस्तार होगा, नहीं है। ठीक, अब फंसी आपकी गाड़ी मेघालय, मणिपुर और असम में। तो इन तीनों में सबसे राइट आंसर होगा आपका
असम में है ये कामाख्या मंदिर। ये असम की राजधानी से मात्र और मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक, असम की राजधानी जो है दिसपुर, वहां से 8 किलोमीटर दूर। और गुवाहाटी, तो यहां जो है दिसपुर और गुवाहाटी के बीच में है। ये कहां पर है? ये दिसपुर और गुवाहाटी के मध्य स्थित है। तो बेसिकली असम में है ये। यह क्वेश्चन पूछा भी गया था और आने वाले समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नीलांचल पर्वत, कि किस पर्वत पे है? नीलांचल पर्वत पर है ये कामाख्या मंदिर। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो बेसिकली सबरीमाला जो मंदिर है ये भगवान अयप्पा को संबंधित है। भगवान अयप्पा, कौन देवता हैं इसके? अयप्पा। तो ये आप लोग विधिवत याद रखिए, ये अयप्पा देव जो है आपसे कहीं भी टकरा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में टकरा सकते हैं। कारण है कि यह मंदिर जो है काफी विवाद में रहा। विवाद में क्यों रहा? कि 1991 में जिस राज्य में यह मंदिर है उस राज्य के उच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि यहां पर 10 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष के कम आयु की महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती और महिलाओं का प्रवेश वर्जित हो गया। यह विवाद चलता रहा। इस विवाद का समाधान निकला सन 2018 में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हस्तक्षेप किया और उसने ऑर्डर किया कि इसमें महिलाओं का प्रवेश पॉसिबल है। और सन 2019 जनवरी माह में इसमें महिलाओं के प्रवेश को लेकर के प्रयास भी हुआ। 2 महिलाओं ने मंदिर के परिसर में प्रवेश किया, लेकिन वहां के लोगों के विरोध के कारण वो मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर नहीं जा सकी। और बेसिकली ये मंदिर जो है महिलाओं के प्रवेश से प्रतिबंधित है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के प्रवेश से यह मंदिर अपवित्र हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये भारत की परंपराओं का दुर्भाग्य है कि हमें संविधान का पालन करने में भी जो है हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। तो एक बड़ा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है केरल। तो ये केरल में है कहां? तो वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। केरल में ये जिस जगह पर है वहां पर एक टाइगर रिजर्व है। ये चारों तरफ से टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है और उस टाइगर रिजर्व का नाम है पेरियार टाइगर रिजर्व। कौन सा? पेरियार टाइगर रिजर्व से ये चारों तरफ से मंदिर घिरा हुआ है। क्लियर? तो ये रहा आपका सबरीमाला मंदिर, केरल में है, भगवान अयप्पा को समर्पित है। 91 में प्रतिबंध लगा 10 से 50 साल तक महिलाओं को। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया, ऑर्डर दिया। और 2 जनवरी 2019, कब? 2019 में 2 महिलाओं ने प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं जा पाई, मंदिर परिसर में प्रवेश कर पाई, क्योंकि वहां के लोगों ने इसका विरोध किया। अगले सवाल पे चलते हैं। हार्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है या त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल एक पक्षी का नाम है। पहली बात कि हार्नबिल नाम के क्या है? किसका? एक पक्षी का नाम है और इसी पक्षी के नाम पर यह त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह उस राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। जहां पर मनाया जाता है वहां का सबसे बड़ा त्योहार है, तभी तो कहलाएगा त्योहारों का त्योहार। और यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। मनाने का जो समय होता है वो है दिसंबर का पहला सप्ताह। दिसंबर का पहला सप्ताह होता है वो समय। इतने शायद हिंट आपको पहुंचा दे वहां तक। और उसके साथ साथ सन 2019 में भी इसे मनाने का प्रोग्राम है। और ये 2019 में 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। और ये त्योहार है नागालैंड का। तो आपका राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड के जंगलों में हार्नबिल नाम का पक्षी पाया जाता है और उसी पक्षी के नाम पे इस त्योहार को मनाया जाता है। बेसिकली
यहां पे जो है एक गांव है कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर, वहां पर नागा गांव है। वहां पर नागा संस्कृतियों के विरासत के तौर पर इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। बेसिकली नागा संस्कृतियों के बगल में किस्मा जो है, वहां पर किस्मा स्थल पर यह त्योहार बेसिकली मनाया जाता है। प्रतिवर्ष ये मेला लगता है और पहली बार यह त्योहार मनाया गया था सन 2000 में, और 2000 से लेकर के अब तक लगातार 19 सालों से यह त्योहार यहां मनाया जा रहा है। क्लियर? तो हार्नबिल फेस्टिवल बेसिकली है क्या? यहां पर जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये राज्य सरकार द्वारा मनाया जाता है, ये कोई व्यक्तिगत फेस्टिवल नहीं है, ये फेस्टिवल राज्य सरकार द्वारा मनाया जाता है और नागालैंड की सरकार मनाती है। यहां पर नागालैंड सरकार के सारे मेले लगते हैं, सारे विभाग आते हैं, तो एक मतलब व्यापक त्योहार है ये। एक समझिए जैसे आपके राज्यों में अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल होते हैं, उसी तरह यहां भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में है? मीनारें झूलती भी हैं। ये देखिए, भारत अजूबों का देश है कि यहां पर मीनारें भी झूलती हैं। इस मीनार की विशेषता क्या है? इसे झूलती मीनार क्यों कहते हैं? यहां पर अगर सारी मीनारों में से किसी एक मीनार में भी कंपन हुआ, मतलब जो सारी मीनारें हैं उनमें किसी एक में भी मीनार में अगर कंपन होता है, तो दूसरी मीनार एक निश्चित समयांतराल पर अपने आप हिल जाती है। जैसे वो घंटी नहीं बजती, रीजनिंग में पढ़ा जाता है कि 2 घंटियों के बीच में इतना अंतर होता है। तो जितनी भी मीनारें हैं यहां पर सब स्टेप बाय स्टेप हिल जाती हैं, और ये मीनारें बनवाई गई हैं 1492 में। ये झूलती मीनारें कब बनी हैं? 1492 में, और इसे बनवाने का श्रेय है सुल्तान अहमद शाह। सॉरी, 1492 नहीं बल्कि 1452 होगा। 1452 में किसने बनवाया है इसे? इसे बनवाया है सुल्तान अहमद शाह के वजीर सीदी वसीर ने। किसने? सीदी वसीर ने। तो सीदी वसीर के नाम पर इस जो है झूलती मीनार का नाम भी पड़ गया है सीदी वसीर की मस्जिद। तो ये है आपके गुजरात के अहमदाबाद में। क्लियर? ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो नोट करके रखिएगा। ठीक, ये जो है बनवाई गई 1492, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा मोनालिसा। नाम सबने सुना होगा क्योंकि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग है ये। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? हु मेड द फेमस पिक्चर ऑफ मोनालिसा? मोनालिसा का चित्र बेसिकली बना कब? यह बना 1503 ईस्वी से 1519 ईस्वी के बीच में। और ये वो चित्र है कि जब ये बन के तैयार हुआ उसके कुछ ही वर्षों बाद, ठीक लगभग 200 कुछ ही वर्षों बाद से प्रसिद्धि मिल गई, लेकिन यह चित्र इतना महत्वपूर्ण रहा कि काफी दिनों तक संरक्षित रहा। और 1962 में इसकी नीलामी की गई। जब यह 1962 में नीलाम हुआ तो यह पेंटिंग $100 मिलियन में बिकी। कितने? $100 मिलियन में बिकी ये पेंटिंग। तो अब आप बताइए कि ये पेंटिंग बनाई गई लियोनार्डो द विंची के द्वारा। बेसिकली लियोनार्डो द विंची ने ये बनाया। ये पेंटिंग है कैसी? आपको जल चित्रण मिलता है, ऑयल चित्रण मिलता है, तो ये कैसी है? ऑयल पेंटिंग है। कैसी है? ऑयल पेंट है ये। तो ये ऑयल पेंट से बनाया गया चित्र है। क्लियर? इसीलिए इतने दिनों तक ये संरक्षित भी रहा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल 8वां आपका, द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई किताब है? ये रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई किताब है? मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति पर लिखी गई है उसका नाम है सोनिया गांधी। भारत की हैं ये। सोनिया गांधी के द्वारा सोनिया गांधी के जीवन चरित्र के ऊपर ये किताब लिखी गई है। और जब लिखी गई तो इसे भारत में प्रकाशित नहीं होने दिया गया। ये किताब जिस देश में लिखी गई वहां पर 2008 में प्रकाशित हुई, और जिस देश में लिखी गई उसका नाम है स्पेन।
स्पेन में किताब लिखी गई, सन 2008 में यहां पर प्रकाशित कर दी गई और इस प्रकाशित किताब पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया क्योंकि 2008 में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और सोनिया गांधी के ऊपर लिखी गई है, तो नो डाउट इसमें कमेंट भी होगा। तो ये कमेंट को अप्रूव किया गया सन 2015 में नई सरकार के आने के बाद और भारत में या यहां पर कहां पर स्पेन में प्रकाशित हुई ये सन 2008 में, भारत में प्रकाशित हुई ये सन 2015 में नई सरकार के आने के बाद और इसे लिखा है स्पेन के राइटर जेवियर मोरो ने। किसने लिखा है? जेवियर मोरो ने। काफी चर्चित किताब है, काफी विवादित किताब है और जो भी घटनाएं विवाद में आ जाएं वो परीक्षा में जरूर आती हैं, तो तैयार रहिएगा इस क्वेश्चन को लेकर के, कभी भी आपसे मिल सकता है। अगला सवाल है, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी? मीरा कुमार, लाल कृष्ण आडवाणी, एंडी मैरिनो या ममता बनर्जी? ये जिस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, उसने जिस किताब को जब भी लिखा है तब वह संसद का सदस्य था। संसद का सदस्य होने के साथ साथ वह लोकसभा का सदस्य था। अब तो आप लोगों को सही ऑप्शन मिल गया होगा क्योंकि एंडी मैरिनो यहां से बाहर कर दीजिए, ये लोकसभा सदस्य आपके नहीं रहे हैं। मीरा कुमार, लाल कृष्ण आडवाणी और ममता बनर्जी रही हैं और यह किताब अभी हाल ही में 2015 में प्रकाशित हुई थी। कब? ये 2015 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब को लिखा पूर्व भारत की लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार ने। इन्होंने अपने लोकसभा अध्यक्ष रहने के दौरान पार्लियामेंट के सिस्टम को विधिवत लिखा है, उजागर किया है कि संसद कैसे चलती है, कैसे उसे रोक दिया जाता है, कैसे उसे नहीं चलने दिया जाता। इन्हीं सारी घटनाओं की चर्चा की है मीरा कुमार ने इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी में। ये भारत में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी रह चुकी हैं। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। यस, और ये इस सेशन का आखिरी सवाल भी है और बहुत मजेदार भी है। खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? खुद लिखी उन्होंने और यह आत्मकथा लिखी गई 2017 में। तो ये किताब, इस किताब को लिखा भारत के सबसे रोमांटिक हीरो ने। यह किताब भारत के सबसे रोमांटिक एक्टर पे लिखी गई है। इन चारों में सबसे रोमांटिक एक्टरों की बात करें जो 2017 में भी है तो वो व्यक्ति है ऋषि कपूर। क्लियर? तो ये किताब लिखी गई है ऋषि कपूर के द्वारा। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा, अपने जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभवों को इसमें बताया है जो कि उनके रोमांच से जुड़ी हुई घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। इसे उन्होंने ओपन किया है, इसीलिए इस किताब का नाम भी उन्होंने रखा है खुल्लम खुल्ला। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस सेशन में बस इतना सवाल। मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आजकल मुझे मैसेजेस कम आ रहे हैं, मैं बराबर रिप्लाई कर रहा हूं आप लोगों के मैसेजेस का, लेकिन मुझे मैसेजेस कम मिल रहे हैं। क्यों? सवाल ज्यादा नहीं अटेम्प्ट हो रही है क्या? अगर ऐसी बात है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगातार मेहनत करते रहिए, सवाल एक दिन जरूर आएगा कि 10 में 10 आपके लगातार और रोज अटेम्प्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि मुझे भी काम करने में और मजा आए। क्लियर? ओके, थैंक यू, गुड नाइट, प्यार से सोइए और इन 10 सवालों को गुनगुनाते हुए एंड टेक केयर। बाय बाय, गुड नाइट।